दोस्तों नमस्कार। राजनीति जब करवट ले रही हो तब उसे पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और करवट लेती राजनीति के भीतर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का मिजाज अगर ना सिर्फ बदलता हुआ दिखाई दे बल्कि एक दूसरे की विचारधारा, उसकी राजनीतिक सोच और वोटरों को लेकर राजनीतिक मिजाज को आत्मसात करने की नई परिस्थितियां राष्ट्रीय दलों में पैदा होने लगे तो फिर परिस्थितियां बदल रही है और भारत के भीतर राजनीतिक मिजाज का एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है। क्योंकि कांग्रेस के भीतर मौजूदा राजनीतिक मिजाज पदयात्रा के साथ जिस तरीके से राहुल गांधी ने जगा दिया है और दूसरी तरफ मोदी सत्ता काल में राजनीतिक मिजाज बीजेपी की पारंपरिक और पुरानी लकीर से हटकर जिस रास्ते चल पड़ा है उसमें पहली नजर में कोई भी कहेगा कि दरअसल बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया। और राहुल गांधी जिस रास्ते अटल दांव पर चल पड़े और लगातार पदयात्रा के रास्ते उन्होंने भगवा ओढ़नी को ओढ़ लिया और मंदिरों में माथे पर तिलक लगाकर या अलग अलग परिस्थितियों में बार बार उस हिंदुत्व के अलख को जगाने की कोशिश करने लगे जहां पर आरएसएस का हिंदुत्व खारिज दिखाई देने लगे। यह कांग्रेस के भीतर इससे पहले कभी हुआ नहीं। नई नई चालें इंदिरा गांधी ने भी अपने दौर में जरूर चली और निशाने पर आरएसएस को जरूर लिया। नेहरू भी जानते थे कि आरएसएस की उपज कैसे है। बावजूद इसके जब 1963 में चीन युद्ध के बाद की परिस्थितियां पनपी तो उन्होंने आरएसएस को भी 26 जनवरी में आमंत्रित कर लिया कि आइए स्वयंसेवक भी साथ मिलकर परेड करें क्योंकि संकट देश का है। और राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की यह बहुत बड़ी जीत थी। कमोवेश यही स्थिति स्वामी विवेकानंद को लेकर इंदिरा गांधी के दौर में आई। लेकिन मौजूदा वक्त इन सब से हटकर है क्योंकि भारत की राजनीति में वोटरों को लेकर मुसलमानों को हाशिए पर ढकेलकर हिंदुत्व की जो सोच या जो राजनीतिक ओढ़नी बीजेपी ने मोदी सत्ता के दौर में ओढ़ी, ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कभी नहीं थी। ना तो जनसंघ के दौर में और ना ही अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के दौर में। लेकिन मोदी सत्ता ने खुले तौर पर ऐलान किया तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी एंटी हिंदू है या प्रो मुस्लिम है या मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते चलती है और हिंदुत्व का ध्यान वो नहीं रखती है। राहुल गांधी ने पदयात्रा के दौर में जो भी पाठ पढ़ा उसमें दो तीन बातें बहुत गौर करने की है। उन्होंने सावरकर को निशाने पर लिया। सावरकर आरएसएस से नहीं निकले थे। उन्होंने हिंदुओं को लेकर, मुसलमानों को लेकर या जातियों में बटे भारतीय समाज को लेकर जो चिंतन सामने लेकर आए उस चिंतन में वह राजधर्म छुपा था जिस राजधर्म की कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 के दंगों के दौर में कर दी थी। उस वक्त गुजरात में एक पत्रकार ने सवाल किया था। अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री थे। उनसे पूछा था आप दिल्ली से कोई संदेश लाए हैं? और अटल बिहारी वाजपेयी का जवाब था राजधर्म नरेंद्र मोदी को अपनाना चाहिए। राजधर्म का मतलब है राजा जो होता है वो हर धर्म को अनुकूल माने, लोगों को बांटे नहीं, सामने वाला किसी जाति, धर्म, संप्रदाय का ही क्यों ना हो, सबके साथ वह बराबरी से पेश आए। लेकिन जिस प्रयोगशाला में गुजरात के दंगों को आरएसएस ने परखा और मोदी सत्ता मजबूत होती चली गई, उस दायरे और उस कटघरे के भीतर में राजधर्म के आश्रय क्या मौजूदा वक्त में कोई नरेंद्र मोदी को खड़ा कर सकता है? जाहिर तौर पर कोई नहीं कर सकता है क्योंकि आरएसएस खुद नरेंद्र मोदी के कद के छांव तले है। बीजेपी के भीतर कोई कद्दावर नेता बचा नहीं जो अटल बिहारी का वाजपेयी का नाम आज ले ले और उसका कद बढ़ जाए। एक लंबी फहरिस्त है अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, या फिर उस फहरिस्त में जब आइएगा तो आपको यशवंत सिन्हा नजर आएंगे, शत्रुघ्न सिन्हा नजर आएंगे, शांता कुमार नजर आएंगे। एक लंबी फहरिस्त देखिए। जो जो वाजपेयी के दौर में महत्वपूर्ण हुआ करते थे वह ठिकाने लगा दिए गए या खामोश कर दिए गए। राजनीति का यह मिजाज क्या बीजेपी के भीतर विचारधारा को लेकर जिस दौर में मथ रहा था और वाजपेयी के दौर के नेता बीजेपी के भीतर खामोश थे, उस वक्त राहुल ने इस बात का जिक्र किया, मैं
अटल समाधि पर जाऊंगा, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर वहां पर फूल चढ़ाऊंगा। राजनीतिक तौर पर यह एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है, लेकिन सियासी तौर पर इसके मायने बीजेपी और संघ के भीतर खलबली मचाने वाले हैं। यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि बीते 8 बरस में तमाम राज्यों के चुनाव हुए, बीजेपी हर किसी में जीतती चली गई और उसमें मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों को अगर परखिए तो 200 से ज्यादा लोकसभा की सीट इस दायरे में आती है। और हर तरीके से जिस विचारधारा को बीजेपी ने परोसा, जिस विचारधारा के आश्रय आरएसएस के स्वयंसेवक चुनावी प्रचार में निकल गए, उसके भीतर विकास या उसके भीतर सबका साथ सबका विकास, ऐसा कोई मंत्र नहीं था। उसमें बहुत साफ था, निशाने पर अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान है। और भारत की राजनीति में पहली बार बीजेपी पूरे हिंदुत्व को यह पाठ पढ़ाने में लग गई कि दरअसल हम हैं तो आप सुरक्षित हैं। वाजपेयी के दौर में यह सवाल कोई क्यों नहीं उठाता था, और उस वक्त मुस्लिमों को लेकर कोई सवाल उठता था तो आरएसएस खड़ी होती थी, बीजेपी खड़ी नहीं होती थी। और पहली बार आरएसएस के अपने समीकरणों ने और राजनीतिक धारा ने उसकी अपनी विचारधारा को शिथिल कर दिया और तमाम जगहों पर बीजेपी या नरेंद्र मोदी का कद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहिए, सरसंघ चालक कहिए, स्वयंसेवकों की टीम कहिए, सभी राजनीतिक मशक्कत में लग गए। ऐसे वक्त में पदयात्रा ने जो मैसेज समूचे देश में दिया और दिल्ली पहुंचने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पहुंचकर 3 संदेश खुले तौर पर राहुल गांधी ने दे दिए। पहला संदेश, वह विरोध करते हैं बीजेपी का, लेकिन वह सॉफ्ट हिंदुत्व को बाखूबी अपनाते हैं, मॉडरेट हिंदुत्व को बाखूबी अपनाते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी अपनाते थे। पहला संदेश साफ तौर पर है। दूसरा संदेश, आरएसएस भी इस बात को समझ ले कि उसने जो नरेंद्र मोदी के जरिए भारत की राजनीति में प्रयोग किया, वह प्रयोग इसलिए फेल हो गया कि संघ के हिंदुत्व की धारा भी समाज के भीतर लोगों को हिंदुत्व बनाना तो चाहती है, लेकिन किसी को भी खारिज करना नहीं चाहती है। और एक के बाद एक वोट बैंक के जरिए जो खारिज करने की स्थितियां इस देश में बीजेपी की राजनीति ने शुरू की, उसमें नुकसान किसका होगा ये खुद संघ भी सोच ले, बीजेपी के वह नेता भी सोच ले जो अपने समीकरण आरएसएस की धारा के साथ इस देश को हिंदुत्व का तमगा पहनाने और टांगने को लेकर करते हैं। तीसरा सवाल भारत की उस राजनीति से जुड़ा है जिसमें सीधे सीधे लोग प्रभावित हो रहे हैं। सवाल यह था, क्या वाकई हिंदुत्व का नारा संघ और बीजेपी और नरेंद्र मोदी के दौर में जिस तरीके से दिया गया, उसमें लोग ये मानकर चलें कि आप सुरक्षित हैं क्योंकि बीजेपी सत्ता में है? अगला सवाल था, अगर सुरक्षित हैं तो फिर आपके पास नौकरी क्यों नहीं है? आप महंगाई से प्रभावित क्यों हो रहे हैं? 2-2 जून की रोटी की तकलीफ आपकी जिंदगी में क्यों आ गई है? और अगर हिंदुत्व का मतलब यही है जिसे बीजेपी और संघ परोस रहा है, या राजनीतिक तौर पर एक बड़ी लकीर खींचने की स्थिति में मोदी की विचारधारा इस देश के भीतर आ चली है, तो आपको उससे हटकर सबको एक साथ लेकर खड़े होना होगा, क्योंकि इस देश को बांटा नहीं जा सकता है, ना राजनीतिक तौर पर ना सामाजिक तौर पर। एक कदम और आगे बढ़े तो सांस्कृतिक तौर पर भी नहीं बांटा जा सकता है। अब इस देश के भीतर वोटरों की परिस्थिति और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को एक साथ जरा समझने की कोशिश इसलिए कीजिए क्योंकि कांग्रेस के भीतर कभी भी सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर यह नहीं कहा गया कि संघ परिवार के काउंटर में जब गांधी परिवार खड़ा होगा तो उसके भीतर से निकला हुआ शख्स कांग्रेस की कमान भी संभालेगा, आरएसएस को खारिज भी करेगा, और हिंदुत्व का चोला जो बीजेपी और आरएसएस ने इस देश के भीतर मंदिरों के जरिए खड़ा करने की कोशिश की, तो उस चोगे को भी साथ लेकर वह चल पड़ेगा। और बीजेपी के नेताओं के सामने मुश्किल होगी कि वह खारिज कैसे करें। राजनीतिक तौर पर
गांधी परिवार का यह प्रयोग पहली बार राहुल गांधी के जरिए जो नजर आ रहा है वो हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि कांग्रेस जब तक सत्ता में नहीं थी या जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था या मंडल के ठीक काउंटर में कमंडल की राजनीति ने इस देश की सियासत की चूल्हे हिलाने की शुरुआत कर दी। यहां पर जितने मठ हैं उन मठों के भीतर झांक कर देखिए या जितने भी संत महात्मा हैं उनकी परिस्थितियों को देखिए। पहली बार सवाल यही है कि मोदी की सत्ता के तहत हिंदुत्व की विचारधारा पनप रही है या हिंदुत्व को असुरक्षित मानकर सुरक्षा देने का जो बोध मोदी और अमित शाह करा रहे हैं क्या वो भारत की हकीकत है? यकीनी तौर पर यह हकीकत नहीं है। तो क्या भारत के संत महात्माओं के भीतर भी एक सवाल राहुल गांधी की इस पदयात्रा ने शुरुआती दौर में बीज पनपा दिया है कि तपस्या का मतलब क्या होता है, लोगों से जुड़ने के मतलब और मायने होते क्या हैं, राजनीतिक तौर पर वोट बैंक के लिए हिंदुत्व का चोगा पहनकर कब तक राजनीतिक सत्ता साधी जा सकती है और आरएसएस जिस विचारधारा के जरिए इस देश में अपने आप को विस्तार देती रही क्या अब उसे भी राजनीतिक जरूरत है? ध्यान दीजिए, इसके दो मायने हैं क्योंकि मनमोहन सिंह के काल के दौर में उस वक्त के गृह मंत्री शिंदे जो थे उन्होंने टेररिज्म से खुले तौर पर संघ को जोड़ा और मोदी की सत्ता में आरएसएस को बार बार सचेत किया गया कि अगर आप सचेत नहीं हुए और राजनीतिक सत्ता चली गई तो आपको दोबारा उसी आतंकवादी कटघरे में खड़ा कर देगी सत्ता और आपको जेलों में डाल देगी। लेकिन मौजूदा राजनीति में कांग्रेस जिस पदयात्रा के जरिए इस देश के भीतर सवाल उठा रही है उसमें पहली बार, क्योंकि कई जगहों पर अगर राहुल गांधी की माने तो संघ से जुड़े स्वयंसेवक भी उनसे टकराए, हिंदुत्व का चोगा उठाए, हिंदुत्व की विचारधारा को समेटे कई लोग साथ भी जुड़े और राजनीतिक तौर पर बीजेपी में शामिल एक बड़ी कतार कांग्रेसियों की है, कांग्रेस की विचारधारा को पाले हुए विधायकों की और सांसदों की है जो कांग्रेस से जीतते थे तो निशाने पर बीजेपी को लेते थे, आरएसएस को लेते थे। यानी राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व और बीजेपी के उग्र हिंदुत्व के बीच की परिस्थितियों ने एक संदेश बहुत साफ दिया है कि हिंदुत्व को राजनीति की हथेली पर थमा देना आरएसएस के लिए भी खतरनाक है और इस देश में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के लिए भी वह एक घातक स्थिति है। तो क्या भारत की राजनीति में जो बीजेपी का कांग्रेसीकरण उसके कॉर्पोरेटरीकरण से हुआ और जिस मुनाफे की होड़ में पहली बार राजनीतिक सत्ता ने कॉर्पोरेट के लोगों को अपना मुखौटा बनाया और उसके जरिए इस देश की विकास की लकीर खींचने की कोशिश की, वह मुद्दा इसलिए पनप पड़ा क्योंकि वह भ्रष्टाचार के ऊपर खड़ा था या इस देश के सिस्टम के खिलाफ था और वो सिस्टम बहुत साफ कहता है कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या हर कोई संस्थान के जो नियम कायदे हैं उन नियम कायदों के हिसाब से इस देश को चलना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो मौजूदा वक्त में देश का सिस्टम मोदी सत्ता का सिस्टम है। मोदी सत्ता के सिस्टम का मतलब और देश के सिस्टम का मतलब अलग अलग इसलिए है क्योंकि वह तमाम संस्थान जो काम करते हैं एक सिस्टम को देश में लागू कराने को लेकर, उन संस्थानों ने न सिर्फ सत्ता के सामने नतमस्तक होकर सत्ता के सिस्टम को ही देश का सिस्टम बना दिया, बल्कि एक एक करके परिस्थितियों को जरा पलटने की कोशिश कीजिए। भारत के भीतर में सड़क कौन बना रहा है? भारत के भीतर में बंदरगाह किसके पास है? हवाई अड्डे किसके पास है? इस देश की तमाम चीजें जो मोनोपोलाइज्ड हो गई अंबानीज और अडानीज को लेकर, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे, तो ध्यान दीजिए राजस्थान के भीतर वह थोड़े माइल्ड हो गए थे, थोड़े ढीले पड़ गए थे, लेकिन दिल्ली में आकर उन्होंने एक बार जैसे ही जिक्र अंबानी और अडानी का किया तो भीड़ ताली बजाने लगी। पहला सवाल। दूसरा सवाल, जैसे ही यह ऐलान कांग्रेस की तरफ से हुआ कि राहुल गांधी अटल समाधि पर जाएंगे, उसके बाद से समाज के भीतर एक बेचैनी शुरू हो गई।
सरदार पटेल को बीजेपी आत्मसात कर लेती है, वो कांग्रेसी है। लाल बहादुर शास्त्री को आत्मसात करने का प्रयास वो लगातार कर रही है। सुभाष चंद्र बोस को वह आत्मसात कर चुकी है। कांग्रेसियों के 100 से ज्यादा इस देश में विधायक, सांसद, नेताओं की पूरी फहरिस्त वो लगभग 200 पार है, उनको भी अपने साथ शामिल कर लेती है। तो क्या बीजेपी की समूची राजनीति ही अगर हर मुद्दे के आश्रय सत्ता पाने की है और उस सत्ता का बीज उस हिंदुत्व के आश्रय चलता है जहां मंदिर के घंटों की आवाज सुनाई दे, माथे पर चंदन का टीका या लाल बिंदी नजर आए, और इसके साथ ही आपने राम नाम जपते हुए जो ओढ़नी ओढ़ रखी है, क्या यही प्रतीक है भारतीय समाज के? या अटल बिहारी वाजपेयी जिस राजधर्म का जिक्र कर रहे थे, उस राजधर्म को दफन करते हुए एक नई परिस्थितियों की राजनीति जो इस देश में 2014 के बाद शुरू हुई, तो क्या राहुल गांधी उसी राजधर्म को नए तरीके से जगाना चाहते हैं? क्योंकि वाजपेयी को लेकर बीजेपी के भीतर सॉफ्ट कॉर्नर नए नेताओं में भी है, और बीजेपी के भीतर पुराने नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी की पूरे सिस्टम को लेकर आक्रोश भी है। क्योंकि कोई नेता मायने नहीं, कोई मंत्री मायने नहीं रखता है, कोई मुख्यमंत्री मायने नहीं रखता है, कोई राजनीतिक कैडर मायने नहीं रखता है। चुनाव जीतने का जो एक पूरा तंत्र और मंत्र है, वह कैसे बनाया जाता है और उसको इवेंट में तब्दील करके अपने साथ जुड़े मुद्दों को कैसे बड़ा किया जा सकता है, और आखिर में वह चोगा आरएसएस और हिंदुत्व का जब परोसने की कोशिश होती है तो आरएसएस खामोश हो जाती है। हिंदुत्व को लेकर बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण का सवाल उठा दिया जाता है। अब अगर इसके उलट की परिस्थिति में चले जाइए, तो क्या राहुल गांधी का 2024 को लेकर जो राजनीतिक प्रयोग है, वो हिंदुत्व की उस प्रयोगशाला में सेंध लगाने का है जहां राजधर्म को दफन कर दिया गया, या फिर राजधर्म की विचारधारा को उभार कर हिंदुत्व की धारा में उसे लागू कराकर मोदी की सत्ता को आईना दिखाने की कोशिश है? इन दोनों परिस्थितियों को इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज, उसके भीतर की भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई से प्रभावित होना, उसका सबसे बड़ा हिस्सा हिंदू समाज का है। और वहां पर अगर ये मुद्दे रेंगने लगे इस आधार पर कि दरअसल हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व, उग्र हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, इस पर आप ध्यान ना दीजिए, खुद को आगे बढ़ाने की इस वैज्ञानिक तरीके से चीजों को सोचिए, तो क्या यह मोदी सत्ता के लिए मुश्किल है, या फिर भारत का समाज ही उस तरीके से राजनीतिक तौर पर मूड बना दिया गया जहां पर यह सवाल ही ना पनपे कि इस देश के भीतर में जब जिक्र होता है 90 करोड़ वोटरों का, तो 90 करोड़ में से लगभग 74 करोड़ वोटर ये मानकर चले कि वह हिंदू हैं। क्या ऐसी परिस्थिति है, या प्रांत दर प्रांत राजनीतिक प्रयोग बीजेपी ने बदल दिए? जहां पर ओबीसी को अपनाया वहां खुद को ओबीसी बतलाया, जहां पे दलित और ओबीसी की राजनीति को साधने की कोशिश की वहां पर सोशल इंजीनियरिंग आकर खड़ा हो गया, जहां पे आदिवासियों का जिक्र था वहां वनवासी के जरिए उसको मुख्य धारा में जोड़ने के सपने दिखा दिए, और जहां हिंदू मुस्लिम की परिस्थितियां निकल कर आई वहां खुले तौर पर इतनी मोटी लकीर बांटने वाली खड़ी कर दी कि हिंदुत्व खुद को असुरक्षित मान ले और मान ले कि सत्ता ही उसे सुरक्षा दे सकती है। यह कमाल की स्थितियों के बीच राहुल गांधी का सॉफ्ट हिंदुत्व कहें या जो ओढ़े हुए हिंदुत्व की राजनीति को बीजेपी लगातार परोसने की कोशिश कर रही है, उस पर खर्च किए जाने वाले बजट की परिस्थितियों को भी अगर आप टटोलना शुरू करें तो पहला नाम आपके जहन में मां गंगा से शुरू होगा। जब बनारस में पर्चा भरते वक्त उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोकते हुए कहा था, मां गंगा ने मुझे बुलाया है, और उसके बाद गंगा की सफाई को लेकर जो प्रोजेक्ट हुआ, घर घर गंगा किस तरीके से डाक विभाग के जरिए घर पहुंचाई जाएगी और किस तरीके से पूजा पाठ में समूचे देश को मां गंगा के जरिए समेटा जाएगा। ध्यान दीजिए, तो गंगा की सफाई से ज्यादा गंगा के सफाई को लेकर प्रचार पर खर्च हो गया।
जो बजट सरकार ने बताया उसमें लगभग 62% बजट प्रचार पर खर्च हुआ, 38% गंगा पर खर्च हुआ, जिससे गंगा साफ नहीं हुई। इस दौर में भारत की राजनीति के 12 राज्य, इन राज्यों की राजनीतिक मिजाज को समझिए, जहां पर एक समय कांग्रेस का वर्चस्व था और बीजेपी वहां राजनीति जो करती थी वह कांग्रेस के किसान विरोधी, कांग्रेस के आदिवासी विरोधी, कांग्रेस के दलित विरोधी, कांग्रेस का महंगाई के साथ हाथ मिला लेना, कांग्रेस का कॉरपोरेट के हित में काम करना, कांग्रेस अपने तौर पर समाज के अपने पारंपरिक वोट बैंक से किस तरीके से बाहर चली जाए, इसको लेकर एक पूरी बिसात बिछाई गई। 12 राज्यों की गिनती उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश बटा हुआ उत्तराखंड, बिहार बटा हुआ झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ मध्य प्रदेश जो उसी का हिस्सा था, उसके बाद उड़ीसा का इलाका, राजस्थान का इलाका, पंजाब का इलाका, खासतौर से हरियाणा का इलाका, और इस पूरी लकीर के दायरे में विदर्भ का वो पूरा का पूरा इलाका जो एक मराठी राजनीति से हटकर विदर्भ की राजनीति के आश्रय खुद को अभी भी एक सेंट्रल प्रोविंस के तौर पर हिंदू या हिंदी इस परिस्थितियों से खुद को जुड़ा हुआ पाता है। और इसके बाद के जो राज्यों की स्थिति है उसमें कुछ हिस्सा आपको तेलंगाना का जोड़ना होगा और कुछ हिस्सा आपको जम्मू का जोड़ना होगा, पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जोड़ना होगा। इन 12 राज्यों के इर्द गिर्द इस देश के भीतर की 300 से ज्यादा लोकसभा की सीटों के दायरे में राहुल गांधी जो राजधर्म का दांव खेल रहे हैं और राजधर्म के आश्रय संघ को पाठ पढ़ा रहे हैं, बीजेपी को पाठ पढ़ा रहे हैं, उसमें सबसे बड़े सवाल आखिर के 3 ही हैं। क्या बीजेपी के भीतर इसको लेकर हड़कंप मचेगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आरएसएस कोई सवाल खड़ा करेगा? ये दोनों सवाल मायने नहीं रखते, मायने रखता है तीसरा सवाल, जहां पर यह सवाल बार बार हिंदुत्व के आश्रय परोसा गया कि सुरक्षित आप तभी हैं जब तक हम हैं। ध्यान दीजिए तो उत्तर प्रदेश की समूची राजनीति या योगी आदित्यनाथ की पूरी बिसात इसी के इर्द गिर्द घुमड़ती रही, लेकिन आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां कितनी नाजुक हैं इन तमाम राज्यों में, क्या इसके साथ जनता जुड़ेगी? और उसमें अगर आईबॉल्स जिसको कहते हैं, आपकी नजर जिस दिशा में जाती है उसमें अगर राजधर्म का पाठ राहुल गांधी पढ़ रहे हैं, भगवा का पाठ अगर राहुल गांधी दिखा रहे हैं और उग्र या समाज को बांटने वाले हिंदुत्व की सियासत में सॉफ्ट हिंदुत्व, सामान्य तौर पर एक मनुष्यता का पाठ अगर पढ़ाया जा रहा है, तो इन तीनों परिस्थितियों की परिस्थितियां 2024 में एक नई स्थिति को खड़ा करती है, जिसकी काट मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी के पास है या नहीं है, आरएसएस के पास है या नहीं है, बीजेपी के अपने कैडर के पास है या नहीं है। यह सवाल का जवाब इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि समूची राजनीति प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द है और चुनाव जीतने का जो उनका पूरा मंत्र है वह भी खुद बिछाते हैं। बाकी लोग सिर्फ पुर्जों में तब्दील होते हैं जो चुनाव प्रचार के मैदान में जाते हैं। इसीलिए किसी की हैसियत राजनीतिक तौर पर बीजेपी के भीतर नहीं है और ये संकट को राहुल गांधी ने अब सिरे से पकड़ लिया है। इसीलिए यह पाठ खतरनाक है, बीजेपी के लिए खतरनाक और खतरे की घंटी है मोदी के लिए 2024 को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।